हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने एक नए एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है दोस्तों, ये अलग से पूरा एक्ट है और इसके अंदर हम लोग सब कुछ एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा है, फिर दोस्तों हमने कुछ स्पेशल एक्ट पढ़ा है जिसमें हमने बेमेंट पढ़ा था, पेज पढ़ा था, ठीक है, इंडेमनिटी पढ़ा था और गारंटी पढ़ा था। ठीक है जी। अब दोस्तों अपना जो द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है दोस्तों, ये एकदम अलग एक्ट है। ठीक है जी। और ये कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से ही निकल के आया है बाहर, यानी कि पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था। अब क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट था, उसको छोटा करने के लिए उसमें से कुछ कानून को निकाल के अलग से कानून बना दिया गया। ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रायर टू पासिंग द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि ये कानून पास करने से पहले द लॉ, जो भी कानून था सामान को बेचने और खरीदने का, वो सब कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दिया गया था। ठीक है जी। उसमें से निकाय के इसको छोटा करने के लिए तो 1930 में क्या किया गया, एक अलग से कानून पास किया गया, यानी कि जितना भी सेल का नियम था, सेल के लॉ थे, उसको अलग से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर डाल दिया गया। और दोस्तों 1 जुलाई 1930 में ये आ गया था। ये कानून पूरे इंडिया में लागू होता है, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर में भी इंक्लूड, एक्सेप्ट नहीं, इंक्लूड वहां पे भी लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है। क्या है जी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, ये होता क्या है इसको समझो। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि सामान को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर, यानी सामान बेचने वाला ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस, यानी कि हम हैं ए और बी, हम ये सामान बेचने वाला, कौन है सामान बेचने वाला, हम कौन है बायर। ये क्या है, इसने हमको सामान बेचा, एक बाइक बेची 1 लाख रुपए की, यानी कि इसने हमको बाइक बेची, हमने बाइक खरीदी, हमने 1 लाख रुपए इसको दिया। इसको बोलते हैं सेल्स, क्या बोलते हैं सेल। यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे सेलर ट्रांसफर करता है, एग्री ट्रांसफर करता है, या तो इसने बोला कि हम बाइक देंगे, या फिर ट्रांसफर करने की बात कही है। ठीक है जी, किसको, बायर को, और बदले में क्या मांगा, उससे प्राइस मांगा, यानी कि पैसा मांगा है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनेरिक टर्म एंड सच इंक्लूड्स, इसके अंदर सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। अब दोस्तों तुम कहोगे सेल तो पता चल गया, ये एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है अभी आपको हम आगे बताएंगे। यानी कि दोस्तों हम लोग जो नॉर्मली सामान खरीदते हैं उसी को बोलते हैं सेल्स। ठीक है जी, उसमें कुछ अलग से चीज़ें नहीं आती हैं। अब दोस्तों एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल, यानी कि अगर सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दे मस्ट बी 2 पार्टी, 2 पार्टी होनी चाहिए, एक सामान खरीदने वाला, एक सामान बेचने वाला। ठीक है जी, तभी हो पाएगा, एक पर्सन कभी भी दोनों पार्टी नहीं बन सकता। दूसरा, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स, यानी कि जो खरीदने बेचने की बात होगी वो गुड्स होगी। अब दोस्तों गुड्स का यहाँ पे क्या मतलब है, गुड्स का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, यानी कि ये हटा देना है, यानी कि कोई भी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग यहाँ पे गुड्स नहीं होगी। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी जिसको मूव किया जा सके अपनी जगह से, तो भैया सबसे पहला तो क्या होगा आपका, 2 पार्टी होनी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट जो भी होगा वो गुड्स होगा और वो गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड तीसरा प्राइस, यानी कि बदले में जो भी सामान खरीदेंगे उसके बदले में पैसा देना होगा। ठीक है जी, ओके, कंसिडरेशन में ये आपका हो गया। एंड दोस्तों चौथा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि सामान बेचने वाला प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि गुड्स को ट्रांसफर करेगा, किसको करेगा जी, यहाँ पे सामान खरीदने वाले को ट्रांसफर करेगा। यानी कि किसी भी सेल के अंदर ये 4 चीज होना चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि सेल हो रहा है गुड्स का, एंड गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप। अब जो बाइक थी, अभी बाइक का ओनर कौन है, ये है ए और ये है बी, ये है बायर, कौन है जी बायर। अभी सामान का जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है, यानी कि मालिक होने का अधिकार, टाइटल ऑफ ओनरशिप, ये किसके पास में है, ये है इसके पास में, बी के पास में। जब सामान ये इसको बेच देगा तो टाइटल ऑफ ओनरशिप जो है वो इसके पास में ट्रांसफर हो जाएगी, और ये क्या दे देगा बदले में, प्राइस पे कर देगा। तो ओनरशिप की जो अधिकार होती है वो जब सामान बेचते हैं तो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया कि सेल क्या मतलब होता है और उसके एलिमेंट्स आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस होता है, और ये एग्जाम में आता भी है कि सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। ठीक है जी, अब दोस्तों कुछ बातें समझ में पाइए।
द लॉ हैज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक फॉर्म, यानी कि कानून ने कुछ बताया नहीं है कि जो सेल होता है वो कैसे होना चाहिए। ये चाहे तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, चाहे लिख के हो चाहे बोल के हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी टाइप से हो सकता है। ठीक है जी। अब दोस्तों सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है दोस्तों? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि सेल एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल आता है, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल एक नैरो कंसेप्ट है, ये एक वाइड कंसेप्ट है। ठीक है जी। द टर्म सेल इज वाइड इनफ टू कवर एग्रीमेंट टू सेल, येट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, बस छोटा सा ही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि और वेदर नॉट द प्रॉपर्टी इज ओनरशिप इन द गुड्स हैज पास फ्रॉम द सेलर टू बायर, यानी कि अगर ए और बी थे, बी ने कहा कि तुमको हम सामान बेचेंगे और इसने सामान बेच दिया, यानी कि बाइक को उठा के इसको दे दी, तो ये हो गया सेल। लेकिन अभी बेचने की बात हुई है, बाइक इसी के पास में है, बाइक इसी के पास में है, तो ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है जी, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो भैया सेल के अंदर इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर एट अ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जब कॉन्टैक्ट होता है तभी उस समय वो प्रॉपर्टी तुरंत किसको मिल जाती है? बायर को मिल जाती है। ठीक है जी। एंड द सेलर सीजेस टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल। बात समझो, इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी, यानी कि जिस सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी कि बी से किसके पास में चली गई? ए के पास में चली गई। ठीक है जी। ओके, एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट हुआ तभी चली गई, एज टू मेक हिम द ओनर ऑफ द गुड, जिससे कि ये कौन बन जाए? ओनर बन जाए। द सेलर सीजेस टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल, यानी कि बी ओनर बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक सामान इसके पास तक नहीं चला जाता। इन केस एग्रीमेंट टू से प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास अ फ्यूचर टाइम, यानी कि जब कॉन्टैक्ट हो रहा है तो बी बोल रहा है कि हम तुमको दे देंगे, अभी नहीं, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, फ्यूचर में तुमको सामान दे देंगे, अगर तुम ये कंडीशन पूरी कर दोगी। इट शुड बी नोटेड दैट द पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट एसेंशियल, यानी कि एग्रीमेंट टू से में सामान का देना और पैसा देना जरूरी नहीं है फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, यानी कि इसमें क्या होता है कि बस बात हो रही है कि ट्रांसफर किया जाएगा, अभी ट्रांसफर किया गया नहीं है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि दोनों पार्टी ने अपना काम कर दिया है, इसने पैसा दे दिया, इसने बाइक दे दी, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, और ये होता है एग्जीक्यूटिव। हो सकता है कि दोनों पार्टी ने अपना काम किया नहीं, फ्यूचर में करने की बात कही है। रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क फॉलो प्रॉपर्टी, यानी कि दैट इज हूएवर इज द ओनर ऑफ गुड्स एट अ टाइम ऑफ लॉस वी बियर द रिस्क, यानी कि जिसके पास में भी प्रॉपर्टी होगी उसको रिस्क बियर करना होगा। इन अ सेल इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, द लॉस विल बी फॉल ऑन द बायर इवन इफ द गुड्स आर इन अ पोजीशन ऑफ सेलर, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है? यानी कि जो भी ओनर होगा, यानी कि सामान का ओनर जो भी होगा, नुकसान उसी का होगा। रिस्क फॉलो प्रॉपर्टी, दैट इज whoever is the owner of the goods at a time of loss, यानी कि अगर कोई सामान का नुकसान हुआ और जो उसका मालिक होगा नुकसान उसी का होगा। ठीक है जी। इन अ सेल, अगर सेल के समय इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, मान लो ए था सामान खरीदने गया, सामान खरीद के ये के आया, रास्ते में आया था, नुकसान हो गया, तो बी ने तो बेच दिया सामान ना, रास्ते में फट गया, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान किसका होगा? जो ओनर होगा, ए का होगा। ठीक है जी, यानी कि जिसके पास में गुड्स होगा उसका नुकसान होगा। इसमें अगर नुकसान होता है तो नुकसान किसका होता है? इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू से द सेलर वी बियर द लॉस इवन इफ द गुड्स मे बी इन अ पोजीशन ऑफ बायर, यानी कि सेलर जो सामान बेचने वाला है उसी का नुकसान माना जाएगा जी, क्योंकि सामान किसके पास में है? बेचने वाले के पास में, सामान तो आया नहीं है। रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, क्या होता है? टूटता है। इन अ सेल इफ बायर फेल टू पे द प्राइस, अगर सामान खरीदने वाला पैसा नहीं दे पाता है, यानी यूफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिविडेंड, सामान को लेने से मना कर देता है ना जी, तो क्या होगा? सेलर हैज अ राइट, सामान बेचने वाले के पास में अधिकार होता है कि वो उसके ऊपर केस कर देगा फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, की हमने जो सामान का दाम था वो हमको दो, है ना जी। यानी कि हो क्या गया कि सामान खरीदने वाले ने पैसा देने से मना कर दिया या फिर सामान का डिलीवरी लेने से मना कर दिया, तो जो सामान बेचा है वो सामान के पैसे के लिए सूट कर सकता है। इवन इफ द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ, अगर सामान उसके पास में है तो भी, सामान उसके पास में भी है तो भी, है ना जी। और एग्रीमेंट टू से के अंदर सेलर हैज के पास में बस उसके पास में ये राइट होता है कि जो उसको डैमेज हुआ है, अब देखो सामान तो इसी के पास में है, सामान तो क्या है? इसके पास में, एंड नॉट फॉर प्राइस इवन इफ द गुड्स आर इन अ पोजीशन ऑफ बायर, सामान उसके पास में हो चाहे तुम्हारे पास में हो, इसके अंदर केवल तुम
केस कर सकते हो जो तुमको थोड़ा मोटा नुकसान हुआ है। और इसमें तुम क्या कर सकते हो, देखो इसमें कंडीशन होती है, इसमें क्या कंडीशन होती है, अगर सामान तुम्हारे पास में है, सामान क्या बोलते हैं बायर के पास में चला गया है, रास्ते में है, तो कंडीशन होती है। इफेक्ट ऑफ ई सेल, यानी कि यहां पे आप सामान को दोबारा बेच सकते हो, है ना जी। ओके, इन एग्रीमेंट टू से द प्रॉपर्टी इन द गुड्स स्टिल रिमेन्स विद सेलर, हेंस कैन ही सेल द गुड्स, हेंस ही कैन ही सेल द गुड्स, यानी कि जो सामान बेचने वाला है वो किसी और को सामान बेच सकता है। द बायर रेमेडी इज ओनली पर्सनल विच ही कैन सू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि भैया ए और बी थे, बी ने बोला हम तुमको सामान बेच देंगे फ्यूचर में, और बी ने किसी और को बेच दिया, तो ये केवल इसके ऊपर केस कर पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। जनरल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ए क्रिएट्स जस्ट इन एम, दैट इज इट गिव्स बायर राइट टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। A sale is a contract plus convenience of ownership in a goods. An agreement to sell creates only just in personam, that is, it gives the buyer a right against an individual. As in such case of breach, the buyer can sue the seller for breach of contract, and agreement to sell is a contract simpliciter. दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, जनरल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता क्या है, सेल के अंदर हमने आपको अधिकार दिया है कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, आप दुनिया को इस प्रॉपर्टी का यूज करवा नहीं सकते। A sale creates just in name, that is it gives buyer a right to enjoy the goods, यानी कि सामान खरीदने वाला सामान को एंजॉय कर सकता है एज अ होल वर्ड, यानी कि सब कुछ उसी का हो चुका है, जैसे चाहे वैसे वो यूज करे। A sale is a contract plus convenience, यानी कि सेल हो गया, अब आपका सामान हो गया, अब आपको जो करना है वो कीजिए। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, यानी कि सामान खरीदने वाला पैसा ही नहीं है उसके पास में, क्या नहीं है पैसा। इन केस ऑफ सेल इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट, वो क्या बन गया, इंसॉल्वेंट बन गया, पैसा नहीं दे पाया। बिफोर पेइंग द प्राइस द सेलर कैन नॉट रिटेन द गुड्स एज बायर बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। अब देखो जी, ए था बी था, सामान खरीदने की बात हुई थी और इसने पैसा दिया था, अब इसने पैसा दे दिया है, क्या कर दिया, पैसा दे दिया है, और क्या इसने सामान अभी ये रुका हुआ है, ये तो ये तब तक ये क्या होगा, डूब गया, तो भैया बी ये नहीं कहेगा कि आप तो डूब गए हम पैसा नहीं देंगे आपको, क्योंकि इसने पैसा ऑलरेडी दे दिया है। तो ये सॉल्वेंट है जो इंसॉल्वेंट है, क्योंकि अब ओनर कौन बन चुका है, ए बन चुका है ना, तो सामान इसको देना ही पड़ेगा। इन एग्रीमेंट टू से सेलर कंटिन्यू टू बी द ओनर, सामान बेचने वाला ओनर है और उसको पता चलेगा कि भैया सामने वाला पार्टी क्या हो गया है, डूब गया है, तो ये सामान देने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है जी, ये बस दोस्तों इतना काफी है। इन केस ऑफ सेल इफ सेलर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर द डिलीवरिंग ऑफ गुड्स द बायर द ऑफिसर असाइनी रिसीवर सेलर कैन नॉट रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि सामान लेने से वो मना, सामान बेचने वाला अगर डूब गया तो सामान खरीदने वाला सामान लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है जी, इन एग्रीमेंट टू सेल इफ सेलर बिकम इंसॉल्वेंट द ऑफिसर असाइनी रिसीवर ऑफ द गुड्स सेलर कैन रिफ्यूज, यानी कि सामान इसमें सामान खरीदने वाला रिफ्यूज कर सकता है कि हमको सामान नहीं चाहिए। ठीक है जी, ओके, ये सब दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों हायर परचेज क्या होता है, अगर आप लोग ने पता होगा, आप लोग जब बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में होगे तो आपने हायर परचेज पढ़ा होगा। ठीक है जी, जहाँ पे आप सामान उधार मतलब कि इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो और जब तक कि आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तब तक आप ओनर नहीं बनते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है सेल और हायर परचेज के अंदर। सेल के अंदर सेल इंक्लूड्स सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि सेल के अंदर सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। हायर परचेज इंक्लूड एग्रीमेंट टू सेल एंड पेमेंट, ये दोनों इंक्लूड करता है। पासिंग ऑफ ओनरशिप, इन सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स तुरंत पास हो जाती है, या एक एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप हायर परचेज एग्रीमेंट पासेस ऑन द फुलफिलमेंट, जब आप कंडीशन पूरी करोगे तब पास होगी आपके पास में। ठीक है जी, ओके। ओनरशिप यानी कि मालिक होने का जो अधिकार है इसमें तुरंत मिल जाती है, इसमें जब तक कि आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तब तक। ऑप्शन टू पे, इन से देयर इज नो ऑप्शन नॉट टू पे द प्राइस, इसमें ना पे करने का कोई वही नहीं है। द ओनरशिप इज गुड्स ट्रांसफर्ड वंस, और यानी कि पैसा पूरा पे करोगे तभी आप ओनर बनोगे। इसमें आप इन हायर परचेज एग्रीमेंट देयर इज एन ऑप्शन टू पे, इफ ऑल द इंस्टॉलमेंट आर पेड, आप क्या बन जाओगे, ओनर बन जाओगे। ठीक है जी, अगर नहीं पे करोगे तो सामान वापस वो सामने वाला पार्टी ले सकता है। रिलेशनशिप ऑफ पार्टी, यहाँ पे जो पार्टी होता है वो सेलर और बायर होता है। इन हायर परचेज एग्रीमेंट बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट बेयर और बेई होती हैं, जो कौन होते हैं जी, और जब पैसा पूरा आ जाएगा तब सेलर और बायर बन जाएंगे। एडजस्टमेंट इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स प्राइस, बस इतना काफी, आप लोग देख लो। अब दोस्तों सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको पढ़ना है, मैंने काट दिया, पढ़ना है इसको। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका मेन चीज क्या होगा, गुड्स, यानी कि हम लोग क्या खरीदेंगे बेचेंगे आपस में,
गुड्स ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स का मतलब होता है किसी भी टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। अब कहोगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? इसको छोड़ के एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है जब हम एक्शन दिखाएंगे तब वो हमको मिलेगा, यानी कि हमने अपना एक्शन दिखाया तब वो हमको मिलेगा, हम एक्शन नहीं दिखाएंगे हमको नहीं मिलेगा। यानी कि गुड्स का मतलब ये क्या है कि किसी भी टाइप का कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, गैस, थिंग्स अटैच टू फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आई एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि गुड्स में क्या क्या आता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ठीक है जी, एंड इंक्लूड्स, यानी कि एक्शनेबल क्लेम क्या क्या नहीं आता है? एक्शनेबल क्लेम नहीं आता और मनी नहीं आता है ना जी। ये दोनों गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। क्या क्या आता है? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि स्टॉक हो गया, शेयर हो गया, ग्रोइंग उगती हुई घास हो गई, गैस थिंग्स, घास अगर उगी हुई है लगी हुई है तो भी वो हो गई, ठीक है जी, ये सब आ गया। कोई दिक्कत जी? ओके, समझा गया ना जी। अब कुछ फीचर, गुड्स क्या होनी चाहिए? स्टॉक, शेयर, गैस, ये सब होना चाहिए। और एक्सक्लूडेड यानी कि ये क्या होगा? एक्सक्लूडेड यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है जी। ओके, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ए ने बी को उधार दिया, 1 महीने बाद पैसा देगा वो, तो अब 1 महीने बाद आप एक्शन दिखाओगे, बी आपको पैसा दे देगा, तो ये हम नहीं हो सकता। अब काइंड्स ऑफ गुड्स एग्जाम में पूछता है, एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स, एक होता है कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय सेलर एट अ टाइम ऑफ सेल, यानी कि सामान बेचने के समय पे वो सामान मौजूद है सामान बेचने वाले के पास में, यानी कि वो सामान एग्जिस्ट करता है, वो सामान अभी मौजूद है, उसको उगाने या बनाने की जरूरत नहीं है। ओनली द एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी सोल्ड, केवल इसी को बेचा जा सकता है। एग्जिस्टिंग गुड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। यानी कि एग्जिस्टिंग गुड्स वो होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, सेल के टाइम पे अवेलेबल होता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द पार्टी, यानी कि भैया हमको जिया 32 चावल चाहिए। कौन सा चावल चाहिए? जिया 32 चावल चाहिए, यानी कि जिस गुड्स को आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ ये चावल हमको चाहिए। असर्टेन, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। अब असर्टेन गुड्स, द लॉ हैज नॉट डिफाइंड असर्टेन गुड्स, कानून ने इसको डिफाइन नहीं किया है। अब ए ने बोला कि हमको चावल चाहिए, अब चावल चाहिए, कौन सा चावल बताया क्या? नहीं बताया, बस इसने बोला कि हमको महकता हुआ चावल चाहिए। कौन सा चावल चाहिए? महकता हुआ। तो ये कोई भी चावल इसको दे सकता है ना जी, कोई जो कि जिया 32 ही दे। और अनअसर्टेन गुड्स, जहां पे गुड्स को असर्टेन नहीं किया गया, बस क्या बोला गया है कि हमको चावल चाहिए। अब चावल में कोई भी चावल वो हो सकता है, समझ आ गया जी। अब दोस्तों फ्यूचर गुड्स क्या होता है? फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट एग्जिस्टेड एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे ये सामान अवेलेबल नहीं था, जो कि बाद में बनाया जाएगा, बाद में प्रोड्यूस किया जाएगा। कंटीजेंट गुड्स, इन फैक्ट इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ गुड्स, इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर गुड्स, ये एक फ्यूचर टाइप का गुड्स होता है। कंटीजेंट गुड्स आर दोज गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच नॉट सर्टेन बट कंटीजेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट, यानी कि किसी चीज के होने या नहीं होने पे ये डिपेंड करता है। एग्जांपल, ए एग्री टू सेल कार्गो ऑफ शिप्स विच इज कमिंग फ्रॉम लंडन टू बॉम्बे, यानी कि ए ने बोला कि हम तुमको सामान बेचेंगे एक, लेकिन वो सामान हमारा अभी लंदन से बॉम्बे में अभी पहुंच रहा है क्योंकि कार्गो में है, जब वो पहुंचेगा तो हम तुमको सामान दे देंगे। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया भैया, तो गुड्स के टाइप्स भी देख लेना, बहुत सिंपल सा है, कुछ कठिन नहीं है। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, अगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे या पहले गुड्स अगर क्या हो जाए, खराब हो जाए, क्या हो जाए जी, खराब हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो गुड्स पेरिसिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स, देखो ऐसा कोई सामान है जो कि पेरिसेबल है यानी कि खराब होने वाला सामान है, तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स the contract is void if at a time when the contract was made the goods have without the knowledge of seller perished or become damaged as no longer answer to their description in the contract। एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, ए एग्री टू सेल 1000 बैग ऑफ शुगर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर शिप, ए ने बोला कि तुमको 100 बैग चीनी देंगे जो कि पर्टिकुलर शिप से आने वाला है। ऑन द अराइवल ऑफ शिप, जब वो आया, इट इज डिस्कवर्ड दैट शुगर हैज बिकम शरबत, वो क्या हो गया, शरबत बन गया, पिघल गया पूरा। द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एट गुड्स नो लॉन्गर अवेलेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सामान अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर गुड्स पेरिसेबल यानी कि अपने चीज़ों से बदल गया, खराब हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। पार्ट ऑफ गुड्स पेरिसिंग, यानी कि कुछ सामान खराब हुआ है, कुछ सामान क्या हुआ है, खराब हुआ है,
तो अब मानो अ कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल 1 वैगन कंटेनिंग 700 बैग्स ऑफ ग्राउंड नट्स टू बी अननोन टू ए 109 बैग्स हैज बीन स्टोलन। भैया एक को पता नहीं कि कुछ बैग्स क्या हो गए, चोरी हो गए। ए देयरफॉर टेंडर डीवी ऑफ रिमेनिंग, यानी उसने बाकी क्या कर दी 521 बैग्स को पहुंचा दिया। बी वाज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एज द सेल वाज वॉइड, वो क्या करेगा सामान को लेने से मना कर देगा, क्योंकि कहेगा भैया हमको तो पूरा का पूरा सामान चाहिए, आप ये आधा क्या दे रहे हो। गुड प्राइसिंग आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द सेल इज मेड। अब मान लो अ हॉर्स वाज डिलीवर्ड अपॉन ट्रायल फॉर 8 days, हाउएवर द हॉर्स डाइड within 8 days without any fault either of the seller or buyer, had the seller must bear the loss। अब देखो ए ने घोड़ा बेचा डिलीवरी के लिए, मतलब कि चेक करने की कैसा है घोड़ा, 8 दिन पर यही वो क्या हो गया, मर गया। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बेचने वाला जाएगा, है ना जी, क्योंकि अब वो ये नहीं कहा जाएगा कि किसके कारण मरा हुआ है। ठीक है जी घोड़ा। दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों ये देख लो प्राइस, यानी कि जो भी आप बदले में पैसा देते हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। ठीक है जी, प्राइस जो भी आप मोड ऑफ फिक्सेशन प्राइस जो भी आप फिक्स कर लो, जो भी आपको देना वो आप क्या कर लेना, फिक्स कर लेना। ठीक है जी, ये मतलब नहीं है इससे। आपका दोस्तों सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पहला चैप्टर अभी खत्म हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों आपका जो चैप्टर है उसका नाम आएगा कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके पहले चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, दूसरे का नाम है कंडीशन एंड वारंटी, फिर आपका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप, फिर नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फिर है रेमेडियल मेजर। यानी कि 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म होगा। ये फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट था, और जो चीज़ मैंने बताई आपको वही एग्जाम में पूछेगा, जो छोड़ दी वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।